हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। तो जैसा मैंने वीडियो में कहा है कि मैं आपको 10 एमसीक्यू कराऊंगा और इसके साथ साथ 5 और ऑब्जेक्टिव बताकर आपको इस वीडियो में 50 से ज़्यादा आपको 1 मार्क्स के आपको मिक्स मतलब चैप्टर के साथ साथ रिवीजन मिलेगा। मतलब इस वीडियो को देखने के बाद आपके फॉर्मूलाज स्ट्रॉन्ग होंगे। रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नेटिक फील्ड से क्या रिलेशन है, सेमीकंडक्टर में एन टाइप पी टाइप क्या होता है, बोर्स मॉडल ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ कौन कौन से चैप्टर में कौन कौन सा रोल कर रहा है, ये सारे रिलेशन मिलेंगे आपको, तो आपकी इन्फॉर्मेशन बढ़ेगी। तीसरा पॉइंट ये है कि आप ग्राफ के साथ साथ भी कर पाओगे और आपकी रेंज में आता होगा अगर आप लगातार रिवाइज करोगे, जो कि आप अकेले करते हो। तो इन एमसीक्यू के सहारे हम चेन बनाएंगे, रिवाइज करेंगे और इसके साथ साथ आपकी चैप्टर वाइज इन्फॉर्मेशन को भी स्ट्रॉन्ग करेंगे। जिससे क्या होगा कि आप अगर 5-7 वीडियो भी देख पाते हैं ऐसे, तो लगातार 50 × 7 मतलब आपके पास लगभग 400 एक एक मार्क्स के ऑब्जेक्टिव होंगे जो आपके पेपर के कंट्रोल में आ जाएंगे। चलो बच्चों, तो शुरू करते हैं। तो चेन बनाना शुरू करते हैं। क्वेश्चन है फर्स्ट, विच टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर, वेरी गुड, एक वर्ड मिल गया हमें, टू गेट प्योर सिलिकन इज डोप्ड, दूसरा वर्ड मिल गया, विथ अ ग्रुप 5 एलिमेंट। ठीक है, 3 वर्ड मिल गए हमें जिनको हमें समझना है। तो सर ये क्वेश्चन ये कह रहा है, जिन लोगों को आंसर आता होगा उनको पता है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं। सबसे पहला, सेमीकंडक्टर होता क्या है तो सुन लीजिए। अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप से कम गैप है बिटवीन बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, ऊपर होता है कंडक्शन बैंड, नीचे होता है बैलेंस बैंड, और अगर इन दोनों के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम का गैप है तो उसे हम कहेंगे कि वो सेमी कंडक्टर है। क्लियर, पहला पॉइंट हो गया स्ट्रॉन्ग। दूसरा पॉइंट सुन लीजिए कि अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा गैप होता है बिटवीन बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, तो इस केस में इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाते। ये होता है बेसिकली इंसुलेटर के लिए। रिवीजन हो रहा है दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट एक हमारे पास है सेमीकंडक्टर हो गया, दूसरा इंसुलेटर और लास्ट है कंडक्टर। इसमें बैंड गैप होता ही नहीं बच्चों, कंडेंसन बैंड ओवरलैप होता है बैलेंस बैंड के। सर ये कंडेंसन बैंड बैलेंस बैंड क्या है, जो आप जब आप डीप पढ़ोगे उसमें दूसरे वीडियोस में तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे समझ में। अब मैं बना रहा हूँ आगे के पॉइंट। आगे के पॉइंट ये हैं कि ये डोपिंग क्या होती है, डोपिंग। तो चौथा पॉइंट है डोपिंग का। डोपिंग ये कहती है कि एक होता है प्योर सेमीकंडक्टर। हमारे में 2 सेमीकंडक्टर यूज़ किए हैं हमने, एक जर्मेनियम और एक सिलिकॉन। ये दोनों प्योर सेमीकंडक्टर हैं, तो इनको कहूँगा मैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या कहूँगा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और जब भी इसमें कोई चीज़ मिक्स करता हूँ मैं, कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देता हूँ या फिर एक्स्ट्रा प्रोटॉन, कुछ भी, एक इलेक्ट्रॉन दिया, एक इलेक्ट्रॉन लिया या फिर टेम्परेचर बढ़ा दिया, उस केस में ये डोप्ड हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। तो ऐसे सेमीकंडक्टर को हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या कहते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्लियर है, 4 पॉइंट बनाए। पहला सेमीकंडक्टर क्या होता है सर, जिसको हम डोपिंग करने पे करंट फ्लो होता है। तो हमें मिल गया कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम अगर है तो सेमीकंडक्टर है, उससे ज़्यादा है तो इंसुलेटर है, और अगर ओवरलैपिंग है तो वो कंडक्टर है। चौथा पॉइंट, डोपिंग क्या होती है। सेमीकंडक्टर हमने 2 यूज़ किए हैं इस पूरी बुक में, एक है जर्मेनियम, एक है सिलिकॉन। अगर वो प्योर हैं तो हम उन्हें कहेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अगर वो प्योर नहीं है, मतलब हमने कुछ मिक्स कर दिया है, उसे ही डोपिंग कहते हैं। मिक्स करने को, तो मिक्स करने के बाद बन जाते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। आगे समझ बच्चों। अभी मैं इसको पोस्ट करके इसको हटा देता हूँ एक बार। मेरा एम है आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद कराना, इसलिए मैं स्टे रहूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट बनाऊँगा। 5th नंबर पॉइंट बनता है सर कि जो एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हों वो होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, मतलब नेगेटिव। और जिसमें प्रोटॉन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कम हो, होल्स ज़्यादा हो, होल्स,
बताऊंगा अभी होल्स क्या होते हैं। उसे कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। एक्चुअली देखना गौर से, ये एक जगह है, इसमें इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, तो ये कंप्लीट आयन है। तो इलेक्ट्रॉन जब बाहर चला जाता है तो ये जगह खाली हो जाती है। इस खाली जगह को ही होल्स कहते हैं। ये कहते हैं होल्स। रिवीजन है, फास्ट हो रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन चला गया इसे तो हम इलेक्ट्रॉन ही कहते हैं। तो जब आप 5 वैलेंसी वाले, जैसे मैं बताऊं होता क्या है कि हम 2 सेमीकंडक्टर यूज़ कर रहे हैं, एक जर्मेनियम और एक सिलिकॉन। इनकी वैलेंसी कितनी होती है? 4। कितनी होती है? 4। यानी इनको, छठवां पॉइंट हो गया बच्चों, ये ध्यान रखना, इनको चाहिए कि हमें अपना ऑक्टेव पूरा करना है, 8 पूरा करना है, तो हमें 4 और मिल जाए कहीं से। पर बेसिकली हम जानबूझकर इनको 5 वैलेंसी वाला देते हैं। कितने देते हैं? 5 वैलेंसी वाला, जिसे हम पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटीज़ कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटीज़। और उनके एग्जाम्पल आपसे 1 नंबर में पूछे जाएंगे, उनके नाम लिख लीजिए। एक है आर्सेनिक, बोरोन, एंटीमनी। आर्सेनिक, स्पेलिंग देख लेना, बोरॉन और एंटीमनी। ये ऐसे हैं जो आपको अगर आप मिलाते हो तो आपसे जो बनेगा वो होगा एन टाइप सेमीकंडक्टर, मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स की। और अगर आप इसकी जगह टेट्रावेलेंट मिलाते हो, 3 वैलेंसी वाला, 8वां पॉइंट बन रहा है बच्चों, 3 वैलेंसी वाला, तो उसमें आप इंडियम, उसे बोलते हैं टेट्रावेलेंट, इंडियम, बोरॉन, ये बोरॉन ये गलत है, आर्सेनिक, फास्फोरस कहो इसकी जगह, क्या कहो? फास्फोरस। इंडियम बोरॉन मिलाओगे तो आपके बनेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉन की कमी यानी होल्स ज़्यादा। क्लियर आ गया समझ में? तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी जो फ्लो होती है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है, और पी टाइप में होल्स की वजह से होती है। क्योंकि पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स की कमी है इसलिए पॉजिटिव, और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हैं इसलिए नेगेटिव। कितने पॉइंट बन गए? 8। अब मैं जा रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है? चलो, ये जो इन्फॉर्मेशन मुँह से बोलता हूँ मैं, इसको आप लिखते जाना, और मैं सही सही कोशिश करता हूँ कि पॉइंटों में लिखूँ। क्लियर है? तो मेरे बच्चों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन क्लियर है। आप इन वीडियोस को लगातार सुनते रहेंगे तो आपका इन्फॉर्मेशन बनेगी। 10 डेज़ या 5 डेज़ के बाद आप खुद देखना कि आपके जहन में ये सारी इन्फॉर्मेशन उतर जाएगी। कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं सेमीकंडक्टर के लिए? भाई सिलिकॉन यूज़ करते हैं और जर्मेनियम यूज़ करते हैं। सिलिकॉन का पोटेंशियल बैरियर होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जर्मेनियम का पोटेंशियल बैरियर होता है 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो आंसर है ऑल ऑफ दिस। अब जान लो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। देखो गौर से देखना, आप एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से वहाँ ले गए, ए पॉइंट से बी ले गए, यानी पोटेंशियल यहाँ पर था मान लीजिए 100, 10 मान लेते हैं, और यहाँ था 11। तो आपको पता है कि करंट फ्लो होता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, लेकिन आप अपनी एनर्जी लगाकर एक इलेक्ट्रॉन को 1 जूल का गैप बनाया। एक इलेक्ट्रॉन से आपने एनर्जी खर्च की कितनी? 1 जूल, तब जाके 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस बना। इसे कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है? तो ये बेसिकली यूनिट है, आप इसको पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट भी कह सकते हैं। ठीक है, एक पॉइंट बन गया। दूसरा पॉइंट अगर गौर करें आप, तो मैंने बताया था आपको कि आप सिलिकॉन और जर्मेनियम का यूज़ करके आप पी टाइप और सेमीकंडक्टर और एन टाइप बना सकते हैं। ख़ास बात ये है कि जब आप 2 जंक्शन मिलाओगे, तो आपने पी टाइप मिलाया एन टाइप से, तो ये जब मिलेंगे ना, क्योंकि हमें पता है कि पी में होल्स ज़्यादा हैं और एन में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। तो पहला एक वर्ड आता है डिफ्यूज़न करंट। कौन सा वर्ड आता है? डिफ्यूज़न करंट। और देखो अब मैं जोड़ रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? जोड़ रहा हूँ। 2 इन्फॉर्मेशन हो गई, 3 हो गई। डिफ्यूज़न करंट होता है चार्ज ज़्यादा होने की वजह से। ठीक है, चार्ज ज़्यादा होने की वजह से फ्लो होता है डिफ्यूज़न करंट। और एक होता है ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट करंट कहाँ से आया, डिफ्यूज़न कहाँ से आया? तो देखो बच्चों,
क्या होता है कि जब आप पी को एन से मिलाओगे ना, तो पी और एन के बीच में एक जंक्शन बन जाता है। ये वो जगह है पी और एन के बीच में से। तो यहाँ से जो होल हैं उन पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, यहाँ से कूद के। ये इलेक्ट्रॉन है सारे और ये होल हैं। तो आप गौर से देखो, इलेक्ट्रॉन जो पहले से एक होल में था, शुरुआत में बताया था मैंने, वो जंप कर गया, तो यहाँ होल खाली हो गए और यहाँ इलेक्ट्रॉन चले गए। तो ये पूरा का पूरा जो रीज़न है, ये एक डिप्लेशन रीज़न नाम होता है इसका। और ये इसी को तोड़ने के लिए अगर आप सिलिकॉन से चाहते हो तो 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा लगाओगे तो सिलिकॉन अलाउ करेगा करंट को फ्लो होने में, और सॉरी ये जर्मेनियम, और सिलिकॉन में 0.7 से लगाओगे तो अलाउ करेगा। मतलब मेरे आप ताकत लगा के एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से वहाँ भेजोगे इसके अगेंस्ट, तो जो एनर्जी लग रही है उससे हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कहते हैं। क्लियर है? खास बात ये है कि जो डिप्लेशन रीजन, अब तीसरा पॉइंट हो गया, अब चौथा पॉइंट बनाता हूँ मैं। फोर्थ नंबर पॉइंट, फोर्थ नंबर कहते हैं कि सर एक वर्ड आया था यहाँ डिफ्यूज़न करंट। चार्ज के फ्लो होने की वजह से डिफ्यूज़न करंट यहाँ से यहाँ फ्लो होता है, और उसका अपोजिट इलेक्ट्रॉन और ड्रिफ्ट करंट यहाँ से यहाँ फ्लो होता है। ड्रिफ्ट करंट का फॉर्मूला होता है, चैप्टर 3 में जा रहा हूँ, I = ANEVD। ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये है इलेक्ट्रॉन, ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये है एरिया। किसी भी वायर में जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू होते हैं ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल्स, तो उसे कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्लो होंगे। तो ये रिलेशन है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। तो जो ड्रिफ्ट करंट आ रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? चौथा पॉइंट हो गया। अब मैं बना रहा हूँ पांचवा, इसको इरेज कर रहा हूँ। आप चाहो तो अपनी राइटिंग में लिख लो और इसको आप जैसे भी मैनेज कर पाओ करो, ठीक है? अभी 1 मिनट वेट करो। चलो आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन पीएन डायोड सेट टू बी फॉरवर्ड वाइज। फॉरवर्ड बड़ा अच्छा नाम लगता है, एक होता है फॉरवर्ड, एक होता है रिवर्स। मैं बताऊंगा आपको। व्हेन पी इज कनेक्टेड टू नेगेटिव, नो, गलत है। व्हेन पी इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव, गुड। अब सुनो, जैसे आपने एक पी टाइप सेमीकंडक्टर लिया, पी मतलब पॉजिटिव, और उसमें जोड़ दिया है एक एन टाइप, एन मतलब नेगेटिव। नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं और पॉजिटिव में होल्स ज़्यादा हैं। आगे बताइए सर, एक बैटरी ली और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ दिया पी से और नेगेटिव टर्मिनल जोड़ दिया एन से, इसे कहते हैं फॉरवर्ड वाइज। बच्चों गौर से देखना, ये पहला पॉइंट हो गया। देखो दूसरा पॉइंट ये है कि फॉरवर्ड वाइज में जब आप V और I में जब ग्राफ खींचेंगे, तो V और I में ग्राफ खींचेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा फॉरवर्ड वाइज में एक नी वोल्टेज। कौन सा वोल्टेज मिलेगा? KNEE, नी वोल्टेज। और रिवर्स वाइज में मिलेगा आपको ब्रेक डाउन वोल्टेज। कौन सा मिलेगा? ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो 1 मार्क्स का अगर आ भी जाता है तो आप ध्यान रखना कि ब्रेक डाउन वोल्टेज कब आता है? जब कनेक्शन रिवर्स वाइज होते हैं। रिवर्स वाइज कैसे? देखो बता रहा हूँ रिवर्स वाइज कैसे, कि आपने फॉरवर्ड वाइज में क्या किया, पॉजिटिव कनेक्ट किया पी से, हो ये इरेजर लग गया। मतलब आपने क्या किया, पॉजिटिव कनेक्ट किया पी से, नेगेटिव कनेक्ट किया एन से। लेकिन अब वहीं पर अगर आप इसका उल्टा कर दो, क्या कर दो बच्चों? उल्टा। देखो बताता हूँ कैसे। उल्टा कर दिया, नेगेटिव कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव से, पॉजिटिव कर दिया नेगेटिव से, तो उसे कहेंगे रिवर्स वाइज। मतलब ये रहा नेगेटिव से और ये रहा पॉजिटिव से, तो उसे कहेंगे नेगेटिव वाइज। तो फॉरवर्ड वाइज करंट में ये दूसरे नंबर की इन्फॉर्मेशन है, मिलता है नी वोल्टेज, और रिवर्स वाइज में मिलता है ब्रेक डाउन वोल्टेज। ज़्यादातर सेमीकंडक्टर या फिर पीएन जंक्शन बर्नट हो जाते हैं रिवर्स वाइज्ड में। क्लियर? रिवर्स वाइज में ख़त्म हो जाते हैं और फॉरवर्ड वाइज में करंट फ्लो होता है। कितने पॉइंट हो गए? 3। कितने हो गए? 3। चौथा पॉइंट सुनिए। चौथा पॉइंट ये है, अगर मैं इसी को जोड़ूं तो एक होता है जीनर डायोड
और एक होता है पीएन जंक्शन डायोड। आप डायोड कह दो, आप पीएन जंक्शन कह दो, एक ही बात है। जीना डायोड का सिंबल कुछ ऐसा होता है और ये एक स्पेशल टाइप का ही पीएन जंक्शन है जो रिवर्स बाइस्ड में बेस्ट काम करता है। तो मैक्सिमम वोल्टेज अगर ड्रॉन करना है वो भी रिवर्स बाइस में, तो आप इस्तेमाल कीजिए जीना डायोड का। क्लियर है? पांचवा पॉइंट सर, पांचवा पॉइंट और बना दो, मज़ा आ जाएगा क्योंकि हमें लगातार याद हो रहा है, अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। नी वोल्टेज कब आया, फॉरवर्ड वोल्टेज कब आया, ये रिवर्स बाइस का ग्राफ है, ये फॉरवर्ड का ग्राफ है, ये ग्राफ पूछे जाते हैं। ठीक है, पांचवा पॉइंट सुनिए। पांचवा पॉइंट ये है कि आप पी जंक्शन से एन जंक्शन जा रहे हैं, जब कनेक्शन फॉरवर्ड वाइज है तो डिप्लेशन रीजन है ना, डिप्लेशन रीजन वो छोटा होता है। कैसा होता है? विड्थ उसकी छोटी होती है, तो स्मॉल विड्थ। जब कनेक्शन कैसे होते हैं? फॉरवर्ड वाइज, एक एक मार्क्स में पूछे जाते हैं। क्लियर? और वहीं पर रिवर्स वाइज में कनेक्शन कैसे हो जाते हैं? उल्टे। तो वहाँ डिप्लेशन रीजन कैसा होता है? बहुत बड़ा। कैसा होता है? लार्ज। आ गया 5 पॉइंट। तो मेरे ख्याल से आपको 20 पॉइंट बनवा दिए इसी चैप्टर से। अब आगे बढ़ते हैं और आगे जोड़ूंगा मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे में है हमारे पास बैरियर पोटेंशियल। ये लो, ये मेरे बच्चों को मैंने अभी बताया है और मेरे बच्चों को याद भी हो गया है। सर, जर्मेनियम और एक सिलिकॉन, दो ही सेमीकंडक्टर हम यूज़ कर रहे हैं। जर्मेनियम के लिए पोटेंशियल बैरियर है 0.7 और सिलिकॉन के लिए 0.3 वोल्ट। सर वोल्ट क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट। V इक्वल टू W/Q। क्योंकि उससे अब 1 पॉइंट इनफ हो गए हैं, इसलिए मैं दूसरे पॉइंट में जा रहा हूँ। पहला पॉइंट V इक्वल टू W/Q, लेकिन जैसे ही आप W का मल्टीप्लाई V से कराते हो तो V इंटू Q बन जाता है पोटेंशियल एनर्जी। तो ये रहा पोटेंशियल का, ये रहा पोटेंशियल एनर्जी का। और वैसे ही बच्चों आपने गौर नहीं किया कि अगर आप गौर करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? F इक्वल टू QE, या इसको दूसरी भाषा में कहूँ F/Q इक्वल टू E। तो अगर डायमेंशनल फॉर्मूला मेरे बच्चों को आ गया तो मेरे बच्चे कहेंगे इसका फॉर्मूला होता है न्यूटन पर कूलम। ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर गौर से देखो, अब आएगा गेम सही। 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट देखना कि जैसे ही आप E का मल्टीप्लाई D से कराते हैं जो कि डिस्टेंस है, तो न्यूटन में मीटर का मल्टीप्लाई कराया तो बन गया C। और एक फॉर्मूला हमारे पास है E इक्वल टू V/D। तो ED की जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ? V। तो V यानी यही पोटेंशियल। तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा वो न्यूटन मीटर पर कूलाम बनेगा। आगे समझ में? बिल्कुल, शाबाश शाबाश। और इसी में अगर मैं 1 मीटर का मल्टीप्लाई और कर दूं तो ये बन जाता है एरिया। और एरिया मतलब E.ds, E. और ds मतलब स्मॉल एलिमेंटर एरिया। ये बन जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में आपको मैं बताऊंगा अभी। तो बच गए 5 पॉइंट। यार गुस्सा मत हुआ करो यार, तुम देखते जाओ, मज़ा आएगा, याद होगा, एक एक चीज़ जहन में आएगी बार बार। क्लियर है? जोड़ दिया मैंने उससे फ्लक्स क्या है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इन फार्मूलाज को देखने के बाद डायमेंशनल फार्मूला बना पाएंगे आप इलेक्ट्रिक फील्ड का, आप इलेक्ट्रिक फोर्स का बना पाओगे, पोटेंशियल का बना पाओगे और साथ साथ फ्लक्स का बना पाओगे। एक बात ध्यान रखना कि E.ds पॉसिबल है पर E.dl पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? क्यों ऐसा होता है? चलो आपको मैं 6 पॉइंट कंसीडर करना फिर उसे। ठीक है, और मज़ा आए तो कमेंट करना कि हाँ सर याद हो रहा है, समझ में आ रहा है। E.ds क्या है कि आप एरिया, आपने एक एरिया क्लोज कर दिया है और आप उसमें से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को काउंट कर रहे हो, लेकिन आप एक लाइन को कवर कर रहे हो। मतलब आप ए पॉइंट से बी पॉइंट गए और बी से ए चले आए, तो आपने पॉजिटिव हुए एक बार नेगेटिव हो गए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव, टोटल हो गया 0। इसलिए
यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करते, या फोर्स पॉजिटिव फोर्स नेगेटिव, इसलिए ई डॉट डी एल फेल है, इसलिए हम यहाँ इस्तेमाल नहीं करते। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड। यानी मैंने आपको चैप्टर 3 में भी ले आया, चैप्टर 1 में भी लाया, 2 में भी लाया। जो मैक्सिमम पॉसिबल कंडीशन बनेगी उसके बारे में ही बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड में ये क्या है, ड्यू टू, एक मिनट रुकना जरा, इसको सही कर दूं मैं। हाँ, ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट अ डिस्टेंस आर पे बताइए करंट का। तो फॉर्मूला होता है μ0/4 ये तो है परमिएबिलिटी, सही बात है। आई अकेला होता है, आई स्क्वायर नहीं होता, तो ये गया पॉइंट, ये गया पॉइंट, ये बचा। डी एल क्रॉस आर है, बिल्कुल सही बात है, और वो भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है, और इन्वर्स स्क्वायर लॉ के अकॉर्डिंग ये वाला सही है। तो ये है वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट सेवार्ट लॉ। क्लियर है सबको? बायोट सेवार्ट लॉ पे ये पॉइंट बनता है। चलिए इससे लर्न करने वाले हम अब 7 पॉइंट बनाते हैं। पहला पॉइंट ये रहा कि इन्वर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करते हैं कौन? बायोट सेवार्ट भी करता है और कूलाम लॉ भी करता है, ये दोनों ही इन्वर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करते हैं। तीसरा कि एक परपेंडिकुलर वायर का छोटा सा टुकड़ा, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, चार्ज फ्लो हो रहा है, तो वो अपने तरफ सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाता है। चार्ज से याद आया बच्चों कि न्यूमेरिकल में सीधा नहीं दिया होगा। अब जो चार्ज पार्टिकल होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं कि इलेक्ट्रॉन तो है, प्रोटॉन भी है, इसके बाद नाम आता है अल्फ़ा पार्टिकल का। अल्फ़ा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन के बराबर चार्ज होता है। फिर एक नाम आता है बीटा पार्टिकल का। इस बीटा पार्टिकल पे 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होता है। एक होता है गामा पार्टिकल, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। तो गामा पार्टिकल स्पेशल लिख लेना, तीसरा पॉइंट बना रहा हूँ मैं, कि गामा पार्टिकल पे ना तो मैग्नेटिक फील्ड का असर होता है और ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड। ये ससुरा बहुत आज़ाद किस्म का है। आए 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट देखते हैं कि सर बायोट सेवार्ट लॉ से आगे बताइए। इसमें देखो कि आप स्ट्रेट वायर राइट हैंड थंब रूल से आप पता कर सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड, अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो उसके राइट में मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड जाती है इनटू द मोबाइल, इनटू द पेज, और ऐसे आती हैं आउटसाइड। ये हम जानते हैं। आगे बताइए। आगे ये है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो आपको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिलती हैं, वो या तो किसी भी बार मैग्नेट की वजह से मिलती हैं और या किसी करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से। क्लियर है? स्ट्रेट वायर सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाता है, और सर्कुलर वायर बच्चों, सर्कुलर वायर बनाता है स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। स्ट्रेट वायर सर्कुलर और सर्कुलर वायर स्ट्रेट। पांचवा पॉइंट, अगर करंट किसी सर्कुलर वायर में फ्लो हो रहा है क्लॉकवाइज, कैसा फ्लो हो रहा है? क्लॉकवाइज, तो उस पर साउथ पोल बनता है अपने आप, साउथ पोल की पोलैरिटी बनती है, ये लेंज लॉ कहता है। और अगर उस पर एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है तो उस पर बनता है नॉर्थ पोल। ये आपसे पूछे जाएंगे एक एक मार्क्स के। बाकी इसमें एम्पीयर सर्किटल लॉ, करंट पेलर में अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं, ये सारी चीज़ें भी मैं इंक्लूड करूँगा क्योंकि आगे ग्राफ इंतज़ार कर रहा है। एक मिनट रुकिए। ख़ास बात बच्चों, इस टाइप के न्यूमेरिकल से मतलब आई जो है, आई फिक्स है। इसमें आपको काम करना है 3 चीज़ों पर, डीएल पर, आर पर और थीटा पर। थीटा अगर 90 डिग्री है तो बेस्ट है, कोई काम नहीं करना। आर अगर ये जैसे मान लीजिए कि एक सर्कल है या फिर एक रेक्टेंगल है, एक ट्राइंगल है, तो आपको आर पे काम करना पड़ेगा। लेकिन सर्कल के केस में आर फिक्स रहता है, तो सर्कल में आपको आर पर काम नहीं करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। डीएल
लेंथ है छोटा, तो छोटा छोटा लेंथ को जोड़ के आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 से लेके r तक, अगर सर्कल होता है तो, और नहीं होता है तो आपको बड़े टुकड़े को तोड़कर उसको जोड़ना पड़ेगा। क्लियर है। लाइन इंटीग्रल पॉसिबल है मैग्नेटिक फील्ड में, जिसे हम कहते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। चलिए बढ़िया, आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ आपसे अलग अलग क्वेश्चन में पूछा जाता है। बेसिकली इसका आंसर तो ये है, आप सब जानते हो, कई बार पूछा जाता है, पर ये चारों ग्राफ आपके मतलब के हैं और मैं इसको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। ये है बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, आर का मतलब रेडियस। ये जो कहना चाहते हैं कि किसी भी स्फेरिकल सेल में अगर आप सेंटर से स्फेयर तक जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, और वो बढ़ती है बी प्रपोर्शनल आर। और अगर आप सरफेस एरिया से थोड़ा दूर जाते हैं तो लगातार ड्रॉप होगा मैग्नेटिक फील्ड का, और वो ड्रॉप होगा V/1/r² से। एक बात ध्यान रखना, बहुत सारी चीज़ें मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, पर मैं बोल भी रहा हूँ, ऐड भी कर रहा हूँ। दूसरा पॉइंट ये है कि चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे फोर्स हो, दोनों ही सिंगल चार्ज में डिस्टेंस की वजह से ड्रॉप होते हैं 1/r² से, और पोटेंशियल जो है सिंगल चार्ज की वजह से 1/r से ड्रॉप होता है। अगर थर्ड पॉइंट बनाऊं तो मेरे बच्चों को ये भी पता है कि डाइपोल की वजह से जो ड्रॉप होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो होती है r⁻³ से। वहीं पर डाइपोल की वजह से पोटेंशियल ड्रॉप होता है 1/r² से। क्लियर है। अच्छा, जो नेक्स्ट ग्राफ है उसके बारे में बताता हूँ, इसको आप लिख लो और पॉइंट बना के लिख लेना, जिससे आपको आसानी होगी। इसके साथ साथ मैं आपको रिवीजन कराऊंगा नेक्स्ट ग्राफ का, जोड़ता जा रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ऐड हो रही है। आई थिंक बहुत सारे ऑब्जेक्टिव ऐड हो गए होंगे, 50 से ज़्यादा तो हो ही जाएंगे। चलिए नेक्स्ट वाला, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने सरफेस तक कुछ हुआ ही नहीं है, सरफेस तक कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं हुआ, सरफेस के बाद डिक्रीज़ होना शुरू हो रहा है। जैसे ही सरफेस पे आए एकदम मैक्सिमम हो गया, तो इसे काटो, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो। इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेरिकल सेल के केस में ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पर मैक्सिमम होती है। क्या होती है बच्चों? सरफेस पर मैक्सिमम होती है। ये चौथा पॉइंट है। और उसके बाद मैंने बताया कि 1/r² से डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। ये दोनों ग्राफ बहुत इम्पोर्टेंट हैं। चलिए भाई, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात आई गई है तो कुछ अच्छी बातें बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाती है कई जगह पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 नहीं होता है। ऐसे सरफेस को बोलते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 नहीं है पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। और 0 के अलावा वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिक होती है, या तो सेम वैल्यू होगी, या तो सेम होगी, या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी नहीं वहाँ। क्लियर। नेक्स्ट सुनिए, नेक्स्ट ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सिंगल चार्ज के लिए होता है KQ/r²। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नेटिक फील्ड से रिलेशन परपेंडिकुलर का होता है। ये तो हमारे बच्चे जानते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को पसंद है 0 डिग्री, वो मैक्सिमम होता है। मैग्नेटिक फील्ड को पसंद है 90 डिग्री, उस पर मैक्सिमम होता है। हाँ, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप इसमें लिखना कि मुझे अच्छा लग रहा है रिवीजन, ऐसा ही रिवीजन और करवाओ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मिक्स होकर जल्दी से जल्दी याद हो सके। आगे बढ़ते हैं। आगे ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। लास्ट वाला क्या कहता है? ये जो कह रहा है कि जब चार्ज पार्टिकल मूव करता है वेलोसिटी से सब्जेक्टेड टू इन मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, तो बताओ नॉन जीरो फोर्स बताइए। सबसे पहले तो मेरे बच्चों को बता दूं मैं कि मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल हमेशा 90 डिग्री पे होने चाहिए, तब मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, तब मैग्नेटिक फील्ड होगी 0। और फोर्स हमेशा, फोर्स ऑन इट नॉन जीरो। फोर्स नॉन जीरो, फोर्स करता क्या है? देखो,
पहले तो मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, और जो वीडियो बनाया है मैंने एक सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की कई सारी बातें की हैं, उसी में इंक्लूडेड है ये कि सर चार्ज पार्टिकल अगर अकेला है तो फॉर्मूला होगा क्यू बी बी साइन थीटा। अगर चार्ज पार्टिकल बहुत सारे हैं एक कंडक्टर में फ्लो हो रहे हैं तो फॉर्मूला होता है आई एल बी साइन थीटा। दोनों ही केस में डायरेक्शन पता करना है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। ख़ास बात इसमें ना तो वेलोसिटी बढ़ती है ना ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, यानी मैग्नेटिक फोर्स एक्सिलरेट नहीं करता, ओनली गिव डायरेक्शन। मैग्नेटिक फोर्स क्या देता है? ओनली डायरेक्शन। ये ध्यान रखना, डायरेक्शन ही देता है। खास बात कौन सा डायरेक्शन? सर्कुलर डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन? सर्कुलर डायरेक्शन। यानी मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंटियली अप्लाई होता है। कैसा होता है? टेंजेंटियली, यानी टच करते हुए। स्पेलिंग देख लेना यार, समझ में आ गया। आगे बात करें, बहुत सारी बातें हैं इसकी में तो चलो मैं इसके बारे में 4-5 बातें और बताता हूँ, फिर मैं वीडियो करता हूँ क्लोज। आपको अच्छा लगे तो वीडियो बताना, तो मैं आपको और वीडियो से बनाऊँगा, पर उसके लिए मोटी कमेंट करना ज़रूरी है। आप कमेंट करोगे, लाइक करोगे तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको पसंद आ रहा है, नहीं तो फिर मैं किसी और टॉपिक पर बढ़ जाऊँगा आगे। फास्ट रिवीजन करना है बच्चों, तो ऐसी वीडियोज़ को आपको लगातार देखते रहना चाहिए। लगातार देखने से कंटिन्यूटी बनी रहेगी। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। सर जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई वाई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये तो बायोट सावर्ट लॉ में। इसमें बताओ सर, इसमें देखो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बता चुका, मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें एक फॉर्मूला है 2I/r स्क्वायर, और इससे एक आर और बन जाता है। ये क्या है और ये कहाँ से आ रहा है? देखो, अगर वायर सर्कुलर है, कैसा है? सर्कुलर, तो आपको मेरे बच्चों को पता है कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो चलेगा। तो कर क्या रहे हो सर? मैं इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, और फिर इसके सेंटर से थोड़ा दूर बताऊँगा मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। अच्छा अच्छा, और डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है सर इसमें? देखो डायरेक्शन की ऐसी है, पहले देख लेते हैं। आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब जी बताओ, ए पोर्शन तो फिक्स रहेगा हमेशा, ठीक है सर। आई क्या है? फिक्स है, करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है सर। डी एल कितना हो गया? डी एल हो गया, डी एल जोड़ दो अगर आप, तो वो हो गया 2 पाई आर। और 90 डिग्री एंगल लग रहा है, कितना लग रहा है? 90 डिग्री। तो ये साइन थीटा कितना हो गया? 1। साइन 90 कितना हो गया? 1। ये आर स्क्वायर है, ये कट गया, ये 2 पाई से 2 से चला गया, ये चला गया 2 से, तो म्यू नॉट अपॉन 2, ये आ गया आई अपॉन आर। ये सेंटर पे है मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? जितना आएगा आगे बहुत सारा रिवाइज कराऊंगा, कई सारे रिलेशन हैं मैग्नेटिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रिलेशन है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ कहाँ मैक्स होती है, बहुत सारे ऐसे रिलेशन जो आपकी नज़रों में नहीं है, उन पर ही बात करेंगे। गॉस लॉ क्यों फेल हो जाता है? फेल नहीं, एक तरीके से उसने मैग्नेटिक फील्ड को बताया कि ये मोनोपोल में एग्जिस्ट करते, डायपोल में हमेशा एग्जिस्ट करते हैं, मोनोपोल में नहीं करते। कई सारे पॉइंट्स के आगे बात करेंगे वीडियो। बच्चों अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।